हमारे वर्ल्ड में मिस्ट्रीज़ की कमी नहीं है और उन्हीं में से मिस्ट्रीज़ है एयरप्लेन्स या फ़्लाइट एयरक्राफ्ट की मिस्ट्रीज़। और फ्लाइट एयरक्राफ्ट की मिस्ट्रीज़ की भी कमी नहीं है और उन्हीं में से एक फ़्लाइट क्राफ्ट की मिस्ट्री है एयरक्राफ्ट 4007। ये अचानक से ही रडार से गायब हो गया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और फिर 3 साल बाद कुछ सबूत मिला इसके के लिए और फिर ये सबूत जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। क्या था वो सबूत? उस रात क्या हुआ था? तो हम लोग केस स्टडी करने के लिए तैयार हैं इस मिस्टीरियस कहानी के पीछे। सो लेट्स एक्सप्लोर द मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द एयरक्राफ्ट 4007। ब्राज़ील के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10:30 बजे रात को पेरिस के लिए एयरक्राफ्ट 4007 चली थी अपने 217 पैसेंजर्स के साथ और 4 क्रू मेंबर्स, 1 कैप्टन जिनको बहुत ही एक्सपीरियंस था और एक को पायलट जो अभी अभी नए थे जिनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस था ही। इन्होंने पेरिस से ब्राज़ील का बस 16 घंटे का सफ़र है, 16 घंटे का, और इसने अपने 3 घंटे का सफ़र पूरा कर ही लिया था जैसे तैसे करके। और ये एक ओशन के ऊपर से जा रहा था तो वो रडार से निकल गया क्योंकि रडार का सिग्नल वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था क्योंकि वो एक डार्क सिग्नल था और सेंगेल की एयरपोर्ट से भी वो सिस्टम पहुँच नहीं रहा था क्योंकि वहाँ तक रेंज नहीं था। सबने सोचा कि अभी प्लेन सिग्नल से बाहर है, थोड़े दिन में आ जाएगा। तो फिर 1 घंटे बाद अभी तक उसका कोई नामो निशान का सिग्नल नहीं मिला। एयरपोर्ट्स वाले सब वेट करते रहे कि कब वो प्लेन लैंड होगी यहाँ पर सेंगल में। फिर इसको गायब देखने के लिए इसको एक प्लेन से भेज दिया गया। इसके थोड़े थोड़े टुकड़े मिले, बस 5-6 टुकड़े मिले जो मतलब पंख के थे। और फिर इनके जो रिश्तेदार थे इनको अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं था ये क्या हुआ उनके साथ। लोगों को लग रहा था कि ये क्रैश हो चुका है। इसमें 217 जो मेंबर्स थे, 217 पैसेंजर्स के रिलेटिव्स अभी भी वेट कर रहे हैं उनका। लोगों को लगा कि वो ओशन में अब क्रैश हो चुका है, पर ओशन में जब उन्होंने भेजा उसको तो ओशन में उसका नामो निशान नहीं मिला। वहाँ पर कोई उसका चीज़ ही नहीं था, कुछ नामो निशान ही नहीं था। और फिर ये भी था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था इसके बारे में ये क्रैश कैसे हुआ। बहुत सारे क्रू मेंबर्स को भेजा गया कि उनकी बॉडी को देखने के लिए तो 16 दिन बाद कुछ बॉडी ऐसी भी मिली जो रिलेटिव्स तक पहुंचाई गई, उनकी डेड बॉडीज़। पर कुछ बॉडीज़ ऐसी भी मिली जो मिली ही नहीं। हाँ, मिली ही नहीं कुछ बॉडीज़। 217 में से बस 30 ही बॉडी मिली, डेड बॉडी मिली और बाकी सब बॉडी पता नहीं कहाँ गायब थी और प्लेन के कुछ टुकड़े भी नहीं मिले। तो एक सबमरीन भेजा गया ओशन के अंदर, एक बहुत ही पावरफुल सबमरीन भेजा गया जो बहुत ही तेज़ी स्क्वायर मीटर से देख सकता था, सुन सकता था कि क्या है, कहीं देख सकता था। फिर उसमें देखा गया पर उनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। उन्होंने 1 साल पूरा ट्राई किया, वो पूरा 1 साल ट्राई किए पर उनको हमेशा खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। उनको उस ओशन के अंदर कुछ उतना पार्ट्स नहीं मिले थे और ना ही कोई बॉडीज़। 217 में से बस 30 बॉडी अभी तक मिले और बस एक पार्ट मिला एरोप्लेन का, या 3-4 पार्ट मिला। तो बहुत सारे लोगों को भी अंदर भेजा गया। 3 साल बाद जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको देखने के लिए इस प्लेन को देखने के लिए अपनी एक बड़ी सी शिप भेजी इस जगह पर, तो उनको बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट मिला एयरप्लेन का जो एक रडार का हो सकता था। तो फिर उसकी देखते देखते कुछ पार्ट्स मिले उनको, मतलब जो पार्ट्स खो गए थे उस शिप के मिले, कुछ उस एरोप्लेन के कुछ मिले पार्ट्स अभी तक। तो अंदर कुछ और भी भेजा गया जो बहुत ही डीप तक जा सकता था, कुछ ऐसे मिले। तो बाउंडर सैंड एक ऐसी चीज़ भेजी जो अंदर जाते ही मैप बना देती है और जैसे सैटेलाइट, तो वैसी एक चीज़ भेजी वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने और उनको मैप दिखा। फिर उन्होंने मैप को गौर से देखा तो उसको एक बड़ा सा पार्ट दिखा प्लेन का, तो वो तुरंत उस जगह पे गए, उस जगह पे खोजबीन की और उनको
आखिरकार कोई एक पार्ट मिल ही गया, मतलब वो पार्ट मिल ही गया जिसका उनको इंतज़ार था। प्लेन के मतलब 70% ऑफ द पार्ट्स मिल ही गए थे, पर बॉडीज़ का कोई निशान नहीं था। तो उसके साथ उस रात हुआ क्या था उस प्लेन के साथ, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में पता करने की सोची कि क्या हुआ था उस रात को उस प्लेन के साथ। तो जानते हैं हमारी केस स्टडी में, चलिए हम लोग अपने केस स्टडी में चलते हैं। जब वो प्लेन अपने 3 घंटे का सफ़र आराम से करी थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब वो एक डार्क जून में आ गई और रडार से बाहर हो गई थी, तो उनको एक काले बादलों का सामना करना पड़ा। हाँ फ्रेंड्स, उनको काले बादलों का सामना करना पड़ा। पर उसके 20 मिनट पहले उनको दे दिया था सिग्नल, एरोप्लेन के अंदर दे दिया था सिग्नल कि आगे मौसम ख़राब है, आप आगे मत जाए। पर ये कोई गाड़ी थोड़ी ना है कि पीछे रिवर्स कर ले, आगे गड्ढा है तो पीछे कर ले, तो कुछ कर भी नहीं सकते थे उसको ऑटो पायलट की जगह रखने की वजह। तो उसको ऑटो पायलट में रख कर जो सबसे बेस्ट कैप्टन थे, जो इस सिचुएशन का हैंडल कर सकते थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र कर लिया था, 4 आवर्स का कर लिया था। तो उन्होंने रेस्ट करने की सोची और वो अपने रूम में चले गए। अब 2 पायलट संभाल रहे थे, जो दोनों एक को पायलट थे जो नए नए आए थे। उनको सिग्नल मिल ही गया था कि आगे मौसम ख़राब है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सामना करते हैं, उसमें कोई उतना खतरा नहीं हो सकता है, पर सामना करना चाहिए। तो वो अपना आगे बढ़ाए ऑटो पायलट में करके प्लेन को वो उस तरफ जाने दिए। बस बाकी सब अच्छा चल रहा था, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और क्या आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ से ही जो रडार है, इसी से ऑटो पायलट चलता है। ऑटो पायलट को यही कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब आप सोचोगे उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगी, कैसे मिल गया कि वो ख़राब है मौसम। मान लीजिए आप स्पेस में हो, तो आपको वो स्टार दिख रहा है, वहाँ तक आपका सिग्नल जा रहा है। फिर आप सीधे एंगल में देखोगे तो आपको सैटेलाइट दिखेगा। फिर आप टेढ़े एंगल में थोड़ा देखोगे तो फिर आपको कुछ दिखेगा। और फिर आप मैक्स रैंक में जाओगे, मतलब मैक्स रेंज, तो आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। और वैसे ही करते करते रेंज छोटा होते जाएगा। तो मतलब तो इसी से पता चलता है कि वेदर का रेंज क्या है, वेदर कहाँ क्या ख़राब होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी, हम लोग स्टोरी में बैक आते हैं। फिर यहाँ पर जब प्लेन मतलब संभल जा रहा है, इतना देर तो ठीक ही था, बस 10 मिनट हुआ था अभी बादलों के गांव में एंटर करते ही, अभी बस 10 मिनट हुआ है। तो फिर अचानक कुछ आवाज़ आने लगा, ठक 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 ठक। मतलब कोई प्लेन को कंकड़ मतलब पत्थर मार रहा हो। वो कुछ और नहीं, बर्फ़ के टुकड़े थे। अब बर्फ़बारी भी बहुत तेज़ी से होने लगी और टक 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 मारने लगा। अब क्या होने लगा, अब यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना था, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था यहाँ पर भी। पर यहाँ पर यही असल प्रॉब्लम शुरू हुआ। अब आप बोलोगे कि क्या असल प्रॉब्लम है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब पायलट इसको संभाल रहे थे, मतलब ऑटो पायलट में था प्लेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर वो जो छोटा सा कैमरा है वही संभालता है ऑटो पायलट को। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो ऑटो पायलट भी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसको कुछ दिखेगा नहीं और वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगेगा। तो जिसका हमें डर था वही हुआ। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि बर्फ़बारी होने लगी तेज़ी से, और जो कैमरा था उसका रेंज कैमरा, वो उस पर बर्फ़ ब्लॉक कर दिया, उस पर बर्फ़ ब्लॉक सब कुछ ब्लॉक। अब वो रेंज से बाहर भारी बर्फ़बारी, और ये बर्फ़ भी गिरने लगा टक 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 करके। और फिर ऑटो पायलट भी ख़त्म। अब ये अपने ऊपर चला गया, इसका जो नोज़ था पॉइंट था ये ऊपर चला गया, क्योंकि ऑटो पायलट ब्लॉक हो गया है, क्योंकि कैमरा ब्लॉक हो गया इसीलिए ऑटो पायलट ब्लॉक हो गया है। अब ब्लॉक होने की वजह से ऑटो पायलट काम नहीं कर रहा है, और इसकी खबर को पायलट को नहीं है, और कैप्टन सो रहे हैं, मतलब रेस्ट कर रहे हैं। कैप्टन को भी इसकी कोई खबर नहीं है, मतलब वो अपनी गहरी नींद में होंगे, मुझे क्या पता। तो अपने केस स्टडी में वापस आते हैं। देखिए, अब यहाँ से ये ब्लॉक हो गया, अब यहाँ से असली मुसीबत शुरू होती है। अब ये ब्लॉक हो गया है तो प्लेन का एंगल टेढ़ा टेढ़ा होने लगा है, और फिर को पायलट घबराते घबराते एक लीवर खींच देता है पीछे की तरफ।
जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड कम हो जाता है और वो जो उसका नोज था, उसका एंगल, उसका फर्स्ट पार्ट, वो अब ऊपर की तरफ चला जाता है। हाँ फ्रेंड्स, अब वो ऊपर की तरफ हो जाता है। या ऐसे पायलट ने को पायलट ने नादानी कर दी और इसको खींच दिया पीछे की तरफ, वो भी पीछे की तरफ। और अब एंगल ऐसा हो गया जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। अब प्लेन का एंगल ऐसा दिखने लगा, अब गड़बड़ हो गया। अब प्लेन का एंगल ऐसा दिखने लगा, अब पीछे का एंगल अब उतना वेट नहीं हुआ। तो प्लेन को हमेशा हमेशा स्ट्रेट एंगल में रहना चाहिए, पर ये 30 डिग्री पे हो गया। अब ये और मुसीबत हो गई। अब ये 30 डिग्री पे प्लेन का एंगल हो गया है। अब देखिए, अब वो को पायलट ने पीछे की तरफ लीवर खींच दिया। अब एयर इस तरफ आ रहा है और एक तो कंकड़ वाले बर्फ़। अब वो दोनों पड़ते ही जो नीचे का पार्ट है वो डैमेज हो रहा है, उसका वो डैमेज हो रहा है। और उसके चलते, वो डैमेज होने के चलते अब वो और बर्फ़बारी मतलब और तेज़ होने लगा। बर्फ़ और तेज़ होने लगा। अब कुछ संभालने नहीं जा रहा है। अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, अब क्या करें। इतने मुसीबत में किसी का दिमाग चलता है। अब प्लेन को स्ट्रेट एंगल में होना चाहिए था, पर वो अब रॉन्ग एंगल में जा रहा है। ये होता है एक पॉजिटिव स्टॉल। अब प्लेन जो होता ऐसे नीचे होता तो उसको कहते हैं नेगेटिव स्टॉल। नेगेटिव स्टॉल उसको कहते हैं। तो वो अभी प्लेन पॉजिटिव स्टॉल में है, मतलब ऊपर की तरफ एंगल ऐसे है, तो नीचे की तरफ से भार ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब डैमेज ज़्यादा हो रहा है। अब डैमेज के चलते अब और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो अब वो प्लेन ऊपर चला गया। को पायलट ने गलती कर दी सबसे बड़ी, जो ऐसे लीवर खींचकर ऊपर की तरफ कर दिया, और उसी की वजह से प्लेन का एंगल इधर उधर होने लगा। और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे। तभी कैप्टन की एंट्री होती है। अब वहाँ से कैप्टन संभाल रहा है, पर उसने अपनी एंट्री बहुत ही लेट कर दी। अब बहुत ही लेट हो गया है। अब वो प्लेन नीचे जाने लगा है, क्रैश होने की संभावना में हो चुकी है। तो अब जल्दी कैप्टन इस तरफ बैठा, पायलट इस तरफ बैठा। को पायलट को अभी थोड़ा देर शांत रहना चाहिए। अब जल्दीबाजी में पायलट ने भी यही नादानी कर दी जो को पायलट ने की थी। हाँ, वापस उसने वही पीछे की तरफ लीवर खींच दिया। अब वो प्लेन और अपना एंगल बदल गई। अब वो अपना और नीचे होने लगी। अब हाँ, अब बदला, मतलब कुछ और गड़बड़ होने लगा। एक तो ऑटो पायलट से भी प्लेन हट गया, जिसके कैमरा ब्लॉक होने की वजह से। तो अब यहाँ तो एक को पायलट ने तो पहले नादानी कर ही दी थी, अब दूसरा पायलट ने भी नादानी कर दी। अब कैप्टन ने चिल्लाते हुए एक पायलट को बोला, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने गलती कर दी। अब तुमको पीछे की तरफ खींचना, मतलब नीचे की तरफ खींचना चाहिए था, तुमने ये क्या कर दिया। और पायलट ने बोला कि सॉरी। और वो जो लीवर था वो एक और बार खींच कर बोला कि हमको इसी तरफ एंगल करना था ना। तो कैप्टन ने बोला, ये तुमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने लेट समय पे ये काम किया। अब ये प्लेन का एंगल संभलेगा नहीं। और यही कर दिया पायलट और को पायलट ने नादानी। अब वो प्लेन नीचे की तरफ क्रैश के एंगल पे चली गई। और मैंने जैसे कि बताया था वो ओशन था एक, तो अब वो क्रैश और क्रैश हो गया। मतलब आखिरकार वो क्रैश हो ही गया, उसी जगह पर वो क्रैश हो ही गया और उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। इतना जोर का क्रैश हुआ था वहाँ पर, इतना जोर का क्रैश हुआ था कि उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। और वो इस ऐसी जगह पे, मतलब देखिए कैसे आग के गोले में बरसते हुए हुआ है। और आपको तो पता ही है कि पैसेंजर्स में इस हालत में बचना बहुत ही मुश्किल था। तो पैसेंजर भी ख़त्म ही हो गए, सारे पायलट कैप्टन सब ख़त्म हो गए। और इस क्रैश हो गया। और सबसे बड़ी गलती अब मैं बताता हूँ कहाँ हुई थी। सबसे बड़ी गलती हुई थी को पायलट से। और एक और बात, को पायलट से सबसे बड़ी गलती हुई और पायलट से भी। कैप्टन ने कोई गलती नहीं की, को पायलट और पायलट ने गलती की, क्योंकि उन्होंने लीवर गलत तरह खींच दिया और जिसकी वजह से प्लेन का एंगल चेंज हो गया। पर अगर वो लोग ने हड़बड़ी में
मतलब वो जो ऑटो पायलट का जो मोड था, अगर वो हटता नहीं और वो लोग सीधे चलते रहते तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो लोग ने एंगल बदल दिया अपना। अगर वो अपना सीधा चलते ही रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर आप बोलोगी सब गलती उसको पायलट और पायलट की है। नहीं फ्रेंड्स, उनकी भी कोई गलती नहीं है। इस हालत में आदमी क्या करे, तेज़ बारिश, ऊपर से कंकड़ की आवाज़ में बर्फ़, और फिर ऑटो पायलट भी नहीं काम कर रहा है, और फिर वो लोग नए नए हैं, और फिर वो लोग नए नए आए हैं, और फिर हड़बड़ी में वो दब ही गया तो क्या होगा। आप ही बताओ, आप इस हालत में गलती से नहीं कर दो ये काम तो आप भी ये गलती कर ही सकते हो अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए। तेजी बर्फबारी, सबसे बड़ी गलती हुई थी। अगर उस एंगल ना बदलते हुए अगर उसको सीधे ले जाते हैं, मतलब उसको एकदम स्ट्रेट एंगल पे रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे बर्फबारी हो, चाहे भूकंप आए, चाहे तूफान आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर उसको सीधा एंगल में रखते। अब आप पूछोगे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं आज भी, तो हाँ फ्रेंड, ऐसी एक्सीडेंट्स आज भी हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।